आगे बढ़ते हैं। यूपी से कल तीसरे दौर का मतदान है और चौथे दौर के लिए प्रचार जारी है। यूपी के चुनावी मुद्दों में गन्ना जिन्ना माफिया बुलडोजर के बाद आतंक की एंट्री हो चली है। गुजरात धमाकों के दोषियों को सजा के बाद इनके यूपी कनेक्शन के बहाने समाजवादी पार्टी को बीजेपी भरपूर घेर रही है। पुराने मुद्दे नए सिरे से पेश किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गरजे और समाजवादी पार्टी को घेरा। कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा की। लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की, गोरखपुर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों की, कानपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों की, बिजनौर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आज योगी भी गरजे और अखिलेश भी, दोनों के वार प्रहार देखिए। कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। 5 साल पहले पूरे प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, सत्ता प्रायोजित दंगे थे। 5 साल में कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, आज व्यापारियों पर और महिलाओं पर कोई बमबाजी नहीं कर सकता। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान हर हर बम बम का नारा लगाने वाले कांवड़ यात्रियों ने ले लिया है। प्रदेश के अंदर 25 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी है। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को
समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आतंकी का परिवार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। आतंक का मुद्दा वाया गुजरात, यूपी तक आ चला है और चुनावी प्रचार में आरोपों की बौछार जारी है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्यु दंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्यु दंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो फोटो है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, निश्चित रूप से कोई भी देख सकता है। और ये तो सर्वविदित है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से आवास तक लाया गया, उनकी हौबकत की गई और जैसे शपथ हुई वैसे आतंकियों को छोड़ने के अभियान चलाया गया। तो अगर कोई संबंध नहीं है तो ऐसा क्यों किया जाता? सिमी पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रतिबंध लगाया था और जैसे सरकार बनी उनकी, वैसे तुरंत उन्होंने सिमी पे प्रतिबंध हटाने की बात की। और सिमी जैसा ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, तभी तो उनकी मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। उधर केजरीवाल ने भी खालिस्तानी वाले आरोपों को लेकर आज फिर पलटवार किया है। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। पंजाब में वोटिंग से ठीक पहले खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर घमासान मच गया है। केजरीवाल और उनके पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास में आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी लगी है। विश्वास के मुताबिक केजरीवाल चुनावी फायदे के लिए खालिस्तानी समर्थकों से भी हाथ मिलाने को तैयार थे। एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन 2 लोगों में, उन 2 पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं,
देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं नहीं अंदर मीटिंग चलिए, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यूपी दौरे में समाजवादी पार्टी को भरपूर घेरा। राम मंदिर से लेकर राम भक्तों और विकास के मुद्दों पर अखिलेश को घेरा। कल तीसरे दौर की वोटिंग है और चौथे दौर के लिए प्रचार ताबड़तोड़ जारी है। सदियों से आप राम जन्मभूमि की बात करते थे, सदियों से। कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने सोचा? अन्य पार्टियां क्या करती रही? बताइए, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताइए, कांग्रेस पार्टी ने यही राम जन्मभूमि को अटकाया था, भटकाया था, लटकाया था कि नहीं? लटकाया था कि नहीं? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि इसका फैसला न होने दो, इसका फैसला होगा, इसको अटका दो, इसका फैसला हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अरे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना था, तुम बीजेपी का फायदा नुकसान देख रहे थे, तुम लटका रहे थे। आजकल ये दीगर बात है कि राजनीति में तुम लटक गए, अटक गए और भटक गए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, ये भी हमको याद रखना है। तीसरे चरण की जंग यादव लैंड में हो रही है। यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है, लेकिन 2017 के नतीजे समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ाने वाले रहे। 2017 में इतना बड़ा फासला कायम हो गया कि अखिलेश को भरपाई करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। तीसरे दौर की लड़ाई बीजेपी के लिए जीत की गारंटी होगी तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल होगा। कल यानी 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल उन इलाकों में वोटिंग होगी जो समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं, लेकिन जहां सत्ता में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी 2017 में औंधे मुंह गिर गई थी। 2017 में तीसरे फेज की 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली थीं, जबकि गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई थी और बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 59 में से 49 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। जबकि 2017 में पहले 3 चरणों के 172 सीटों में से 140 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थीं। 2017 के पहले क्या होता था? बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे ना। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का तो साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और इन्हें
बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। तीसरे चरण के चुनाव जिन 16 जिलों में हो रहे हैं, उनमें से 8 जिलों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2017 में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में मुकाबला कैसा रहा था। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद को मिलाकर इन 8 जिलों में 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान मतदाताओं की आबादी करीब 40% है और इन वर्गों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन साल 2017 में बीजेपी ने इन 8 जिलों की 28 में से 22 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। 2012 में इन 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी के 26 उम्मीदवार जीते थे, उनमें से 10 यादव थे। मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है, एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। लेकिन तीसरे दौर में बीजेपी ने कन्नौज में भी मुकाबला तगड़ा कर दिया है। यहां बीजेपी ने पूर्व आईपीएस असीम अरुण को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ को ध्वस्त किया जाए। नतीजे बताएंगे कि बीजेपी की कोशिश कितनी कामयाब रही। आज तक ब्यूरो।